बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियस। आज का जो टॉपिक है वो है थिंक बिफोर इट्स टू लेट। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर बंदे को सोचना चाहिए कि भाई हम जो लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं क्या ये लाइफस्टाइल इन फ्यूचर हमें कोई फ़ायदा भी देगी कि नहीं। यानी कि हम आज की जो प्लानिंग कर रहे हैं क्या ये फ्यूचर में भी हमें एडवांटेज देगी कि नहीं। और नॉर्मल रूटीन में हम फ्यूचर के बारे में बड़े डिफरेंट वे में सोच रहे होते हैं और एक उस उसका फिज़िकली तौर पे सही मानों में कभी फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं स्पेसिफिकली जिन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ ये वो लोग हैं जो सैलरी होल्डर हैं या फिक्स्ड इनकम वाले हैं। लेकिन इसमें मैं वो भी लोग को की थोड़ी सी बात करूँगा जो ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं लेकिन एक ही माइंडसेट से चलते हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं। मेजर चीज़ हमारी माशरे में जो मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो फिक्स्ड इनकम पे हैं, यानी कि मंथली सैलरी लेते हैं और कंटिन्यूसली उनकी लाइफ मंथली सैलरी पे ही चलती है। आप इसको इस एग्जांपल से समझो कि नॉर्मल रूटीन में फॉर एग्जांपल एक बंदा ग्रेजुएट होता है और वो बड़ी अच्छी कंपनी में लग जाता है तो उसको जो सैलरी इनिशियल लेवल पे जो आजकल का कॉमन ट्रेंड है वो 25 to 30,000 मिल जाती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता रहता है तो हर साल तकरीबन 10 to 15% इंक्रीमेंट लगता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 3,000 या 5,000 इंक्रीमेंट लगता है। अब 5,000 पूरा एक साल उसने मेहनत की, उसे 5,000 का इंक्रीमेंट मिल गया। उसके बाद फिर एक साल मेहनत की तो फिर 5,000 का इंक्रीमेंट मिल गया। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर पहले साल मेहनत की, पूरा मेहनत करने के बाद उसकी सैलरी बनी 35,000, फिर मेहनत की तो उसकी सैलरी बनी 40,000, और वो कंटिन्यूसली 5 साल अगर मेहनत करता रहे तो इसका मतलब उसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गवा दी और एक ही इदारे में लग गए हुए उसने उन 5 सालों में जो सैलरी गेन की, जो उसका ओवरऑल एडवांटेज मिला वो 55,000, यानी कि मंथली वो 55,000। लेकिन अगर आप दूसरे एंड पे देखो तो ये बंदा जो मंथली ग्रेजुअल उसका इंक्रीमेंट भी लग रहा है, 10 to 12% का इंक्रीमेंट भी लग रहा है, लेकिन चीज़ ये है कि जैसे ही वो उसका एक साल गुजरेगा तो जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जब उसकी सैलरी बढ़ेगी उसी हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। जब उसी हिसाब से उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे तो आप देखो कि भाई अगर वो 30,000 फर्स्ट ईयर में लेता है, सेकंड ईयर में वो 35 लेगा तो 35 के हिसाब से खर्चे करने लग पड़ेगा, फिर 40 लेगा तो 45 के हिसाब से खर्चे करने लग पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि वो एक ऐसी रैट रेस में फंसा रहेगा जिसमें उसे ये उम्मीद ज़रूर लगी रहेगी कि भाई उसके मसले हल होंगे पैसों से, जब पैसे इंक्रीज करेंगे तो उसके मसले हल हो जाएंगे, और किसी भी पॉइंट पे उसके पैसे बढ़ने के बावजूद भी उसके मसले नहीं हल होते, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा बढ़ते ही नहीं जिससे उसके इसके इश्यूज रिजॉल्व हो सके, यानी कि कोई सेविंग कर सके, कोई एसेट्स डेवलप कर सके, वो कर ही नहीं सकता। तो नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि वो सारा टाइम मेहनत भी करता है, अच्छी खासी मेहनत करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो मेहनत किसी के लिए करता है, किसी के काम में मेहनत करता है। यानी कि अगर वो मेहनत जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितनी मर्जी करे उसको रिवॉर्ड उतना ही मिलना है, यानी कि उसे सैलरी उतनी ही मिलनी। लेकिन उसे होप मिलती है कि भाई जो उसके बॉस ने कह दिया भाई ये टारगेट्स को अचीव करो, वो टारगेट्स को अचीव कर लेता है। होप क्या मिलती है? होप ये मिलती है कि भाई आफ्टर सो मैनी आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद जब उसको क्या नाम है पे रिटायर होगा तो उसे पेंशन मिल जाएगी, ये उसकी होप होती है। या क्या होता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो साल बाद उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगा, या उसकी होप ये होती है कि शायद उसको कोई बोनस मिल जाए। लेकिन आप चीज़ सोचने वाली ये है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो उसका कोई लाइफस्टाइल में कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही रूटीन में चलता रहता है और उसी एक बजट में एक मैकेनिज्म में चलते चलते वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। सही है ना? तो यहाँ पे अगर वो फॉर एग्जांपल काम नहीं करता और ये बात कहता है कि भाई मेरे मतलब कि वो हार्ड वर्क नहीं करता तो क्या होगा, क्या उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक एग्जांपल अगर आप देखो तो ये आपने शायद सुनी भी हो, डोंकी एंड द कैरेट के। डोंकी ये समझ रहा होता है कि वो कैरेट को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिजिकली वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है और कैरेट उसके सामने है कि ना, वो कैरेट को पकड़ लेता है
लेकिन उसको उम्मीद लगी रहती है, उसने एक उसे लगता है कि वो क्रेडिट की तरफ जा रहा है। यही काम एक एम्प्लॉय भी कर रहा होता है। एम्प्लॉय को लग रहा होता है कि भाई उसे जब सैलरी इंक्रीज़ होगी तो उसके मसले हल हो जाएंगे, और अनोखी बात ये होती है कि जब उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है उसके मसले वहीं के वहीं होते हैं, और वो रूटीन में यही काम कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है। हमारे जो इन्वायरमेंट में बोलो जी, गवर्नमेंट की नौकरी करना बड़ी पक्की नौकरी है। क्यों पक्की है? क्योंकि उसमें पेंशन मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? जब वो 60 साल का हो जाएगा। यानी कि वो प्लान ही ये कर रहा है कि भाई 40 साल मैं वर्क करूँगा, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा और मुझे पेंशन मिल जाएगी। इसी उम्मीद पे वो सारा दिन काम करता रहता है। और आपने देखा होगा मेजोरिटी जॉब होल्डर्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते। वो क्या कहते हैं, मेरा बॉस बुरा है, या मेरा इन्वायरमेंट बुरा है, हमारा सिस्टम नहीं सही चल रहा, या हमारी टीम बुरी है। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि एक टाइम पे तो उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही होती है उसके लिए उसकी फिजिबल भी होती है, लेकिन वो कंटिन्यूस टेंशन में रहता है, और उस कंटिन्यूस टेंशन की वजह से वो सेटिस्फाई नहीं होता अपने सिस्टम के साथ। तो ये अगर आप इस एग्जांपल को दूसरी देखें तो दूसरी एग्जांपल क्या है? कैरेट एंड द स्टिक। अगर काम करोगे तो कैरेट मिलेगी, और अगर नहीं करोगे तो स्टिक मिलेगी। तो बॉस क्या होता है? आपके सर पे हर वक्त सवार रहता है और आपको दिखाता है कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, और इन केस आप क्वालिटी काम नहीं करते तो पीछे से वो स्टिक का आपको लगाता रहता है। तो ये रूटीन में एक एम्प्लॉय की सिचुएशन बन जाती है। नो डाउट कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग सैलरी भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका हाल ही यही होता है कि वो क्या नाम है, इसी उम्मीद पे रहता है मेरी सैलरी इंक्रीज़ होगी तो उनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे, और जब सैलरी इंक्रीज़ होती है तो मसले मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। ये वो अपनी एक सोच के मुताबिक फिर भी वो काम करते रहते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मैं इन चीज़ों का हल निकालूं, तो इन चीज़ों के हल के लिए चार कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि एसेट्स, और दूसरी क्या है? लायबिलिटी। जो नॉर्मल रूटीन में हम ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी पॉकेट में पैसे लेके आती हैं उनको एसेट्स कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपकी पॉकेट में पैसे नहीं लेके आती उनको यानी कि आपकी पॉकेट से पैसे लेके जाती हैं उनको लायबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपका खर्चा करवा रही हैं वो लायबिलिटीज़ हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपको आपको इनकम प्रोड्यूस करके दे रही हैं वो एसेट्स हैं। दूसरी चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली है वो है फियर और डिज़ायर की। हमारे जॉब होल्डर, स्पेसिफिकली जॉब होल्डर, या दूसरे एंड पे अगर हम कहें कारोबारी तबका भी, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम क्या है? फियर, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? डिज़ायर। यानी कि लोगों के अंदर एक खौफ रहता है। वो खौफ क्या होता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या अगर मैंने काम जो है, अगर मेरे पास ये पैसे निकल गए तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई और तरीका ही नहीं है पैसे कमाने का। तो वो इस बात पे डरता रहता है कि भाई अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरी तो इनकम ही नहीं होगी, अगर इनकम ना हुई तो मेरी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है? एक ख्वाहिशात उन्होंने निकाया होता है। हमारी जो नॉर्मल रूटीन में चल क्या रहा होता है कि हमने एक मुकाबला आपस में किया होता है कि भाई इसने ब्रांडेड सूट पहना है तो मैंने भी ब्रांडेड सूट पहना है, इसने ब्रांडेड चप्पल पहनी है तो मैंने भी पहननी है। और वो उस मुकाबले के चक्करों में क्या हो रहा है कि हम अपनी फिजिकल इनकम का मेजर पोर्शन जो है अपनी ख्वाहिशात पे ज़ाया कर देते हैं। कि भाई अगर एक बंदा जो है उस, और कई दफ़ा कंपटीशन भी ऐसा होता है जिसका फिजिकली तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो कंपटीशन चलता जा रहा है कि भाई इसने पार्लर से तैयार हुआ है तो मैं भी पार्लर से तैयार हो जाऊँ, इसने जो है क्या नाम है फलाने ब्रांड का सूट लिया तो मैं भी ले लूँ, और उसकी ये जो ब्रांडिंग की वजह से, या इसके पास बड़ी गाड़ी है तो मैं भी ले लूँ, इसके पास जो है अच्छी घड़ी है तो मैं भी ले लूँ। हालांकि सम टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो डिज़ायर है, जो दूसरों को देख के मुकाबला करने वाली और ब्रांडिंग वाली साइड पे जाने वाली, जिस पे आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं और कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च कर लेते हो। और दूसरी चीज़ क्या है? फियर है। यानी कि ये खौफ कि मेरे जो पैसे हैं ये ख़त्म ना हो जाए, या पैसे, या जो मेरे पास जॉब है ये ख़त्म ना हो जाए, या मेरी जो है पक्की नौकरी ना निकल जाए। तो हमारे पास ये खौफ, और ये नहीं है कि ये गरीब आदमी को है और अमीर आदमी को नहीं है। सम टाइम अमीर आदमी को भी यही खौफ होता है, क्योंकि अमीर आदमी का ज़्यादा पैसा है, उसको खौफ भी ज़्यादा है कि भाई उसके पैसे जो हैं अगर ख़त्म हो गए तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो उसका खौफ भी डिफरेंट नोयत का है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए कि जिसकी बेस पे हमें कोई फ़ायदा हो जाए। अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो जॉब के अकॉर्डिंगली भी मैं कोई प्लान कर सकूँ
मैं किस तरह इस जॉब को एग्जीक्यूट करूं कि इन द लॉन्ग रन मुझे ये फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाए। तो उसमें मेजर चीज़ क्या है कि भाई मेक बिग गोल्स, अपने गोल्स बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ, कि सोचो कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। यानी कि आप प्लान बनाओ अपना 5 साल के बाद वाला, 10 साल के बाद वाला, 20 साल के बाद वाला। यानी कि आप सोचो कि भाई मैं 5 साल के बाद कहाँ पे स्टैंड करूँगा, मैं 10 साल के बाद कहाँ पे स्टैंड करूँगा, मैं 20 साल के बाद कहाँ पे स्टैंड करूँगा, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करो। अब क्या होता क्या है कि हम लोग गोल्स ही ऐसे बनाते हैं जो बड़े सिंपल से छोटे से गोल्स होते हैं और जो अचीवेबल होते हैं। गोल ऐसे बनाओ जिनको अचीव करने के लिए भी मेहनत करनी पड़े। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप गोल्स बना लेते हो, अब उनको अचीव करने के लिए अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को डेवलप करो। ये लोग बहुत बुरे लगते हैं, ऐसे लोग जो कहते हैं लो जी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं आगे पढ़ने की, अब तो मैं फील्ड में जॉब करूँगा, कहानी ख़त्म। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि भाई वो फील्ड में तो नौकरी करता है, लेकिन उनको एक ही तरीका आता है पैसे कमाने का। कभी आपने देखे हो कई अमीर बंदे काफ़ी अमीर होते हैं, लेकिन एकदम कोई स्लम्प आता है और वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। वजह क्या होती है? उनको एक ही तरीका आता होता है पैसे कमाने का, और जैसे ही वो स्लम्प आता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जो होते हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, कि वो उनको कोई और तरीका ही नहीं आता होता है अपने पैसे कमाने का। तो हमारी नॉर्मल रूटीन में हमारी स्कूल कॉलेजेस वगैरह पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा ही होंगे, लेकिन जो चीज़ वो अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लिखने के बाद आपने नौकरी कैसे करनी है, जॉब कैसे सर्च करनी है, अच्छी कंपनी में कैसे घुसना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। कभी ये नहीं सिखाते कि किस तरह डिफरेंट वे से अपने पैसों को अर्न करना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेटजी से अपने पैसों को अर्न करना चाहिए। इवन ये कि हमारे बिजनेस स्कूल्स भी ये नहीं सिखाते। बिजनेस स्कूल भी यही सिखाते हैं कि किसी सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रही है उसके अंदर उसकी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ये चीज़। तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में मेजर फ्लॉ है वो यही फ्लॉ है कि अगर मैं अपने बच्चे को ये बात सिखाऊं कि बेटा कि क्या डिफरेंट वेज हैं कि किस तरह रिस्क लिया जा सकता है, और अगर रिस्क लेना ही है तो क्या वो वेज हैं जिसके थ्रू ये जो है आप अर्निंग कर सको। आप अपनी लाइफ को देखो ना तो आपको बेतहाशा ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें बेतहाशा जगहों पे रूम है जिधर काम किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास करेज नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, या हमारा माइंड ही नहीं इस तरह डेवलप हुआ कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। हालांकि आप देखो कि दुनिया के अंदर या सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर देखो तो दो किस्म के बिजनेस चल रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइज एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज बिजनेस आपको नज़र आता है कि ये फर्म में आउटस्टैंडिंग फर्म है, लो जी इसके अंदर अकाउंट्स भी अकाउंटेंट भी अलग बैठा हुआ है, और इसके अंदर जो है परचेजर अलग बैठा है, सेलर अलग बैठा हुआ है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा सिस्टम चल रहा है। अनऑर्गेनाइज क्या है? लो जी ये दही बल्ले वाली शॉप है, तो उसमें वो सुबह दही बल्ले बनाता है, सामने रख देता है और बिक जाते हैं। या सब्जी वाली शॉप है या कोई आइसक्रीम वाली शॉप है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में वो बेचा है। और आपको शायद पता होगा नहीं, मिडिल ईस्ट में जितनी भी अच्छे की यानी कि अगर हम परसेंटेज इकोनॉमिकली डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड वे से इनकम हासिल कर रहे हैं, और 30 to 40% लोग ऑर्गेनाइज्ड वे से इनकम हासिल कर रहे हैं। यानी कि आपको सोचने वाली बात है कि उन लोगों ने फुल वो उस तरह एजुकेटेड हैं कि उनको पता चल जाता है कि वो उन्होंने पैसे किस तरह कमाने हैं, और वो कमाते भी हैं। मतलब लाहौर में एक एग्जांपल ये भी है, मशहूर है कि एक बंदा था जो गोलगप्पे बेचता था, और गोलगप्पे बेचते बेचते वो इतना अमीर हो गया कि उसके पास मतलब कि इतने कैपेसिटी हो गई कि उसने अपनी बाकायदा दुकान और एक एक टाइम पे बिल्डिंग भी खरीद ली। तो ये चीज़ें है तो वो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, लेकिन उसका काम ही इतना फेमस हो गया कि क्लाइंट आते 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 वो अमीर हो गए। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, बेतहाशा मिठाई की दुकानें ऐसी हैं, बेशक बेतहाशा दही बल्लों की दुकानें ऐसी हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए। अब देखो कि हालांकि हम लोगों अगर आप एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो जो एजुकेटेड पर्सन है पाकिस्तान में परसेंटेज के लिहाज से 5% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट है। अगर हम 5% को देखें तो फिर तो आप देखो ना कि बाकी जो 95% है वो अनएजुकेटेड है, लेकिन वो भी तो किसी तरीके से कमाई कर रही है। यानी कि उस उनके पास जो एजुकेशन है वो मेजोरिटी के पास ये है कि वो कैसे अपने पैसों को अर्न कर सकती है, मतलब कि डिफरेंट वे से अर्न कर सकती है, और वो करते भी।
हमारे लिए हम क्या प्रॉब्लम है कि हम एजुकेशन तो हासिल करते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमें इतना डरा देता है कि हम कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं कि हम बिजनेस कर सकेंगे। और जब हम ये चीज़ सोचते ही नहीं तो हम लोग कभी अटेम्प्ट भी नहीं करते। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं लेट्स सपोज जॉब ही करता हूँ, तो अब जॉब करने के बावजूद भी मुझे ये चाहिए कि मैं अपने पैसे जो मेरी अर्निंग हो रही है उसमें से कुछ हिस्सा जो है उस एजुकेशन पे लगाऊं, जो जिसकी बेस पे मैं कोई और तरीका भी ढूंढ सकूँ पैसे कमाने का। यानी कि आपका जो बिगेस्ट एसेट है वो आपका दिमाग है, जिस पे आप पैसे लगा सकते हो। और वो कैसे लगा सकते हो कि भाई आपने एक डिग्री ले ली, अब फर्दर आपने एजुकेशन हासिल करनी है। वो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, आप डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स अटेंड करो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टैक्टिक्स देखो कि लोग किस तरह पैसे कमाते हैं, और फिर सोचो कि क्या जो आप काम कर रहे हो वो इफ़ेक्टिव वे है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका काम इफ़ेक्टिव है, तो फिर ये सोचो कि भाई जो आपके पास सेविंग हो रही है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और वो सेविंग जो है बजाय इसके कि एक जगह पे बस स्टक है और इंक्रीज़ नहीं हो रही, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे, चाहे 1% के साथ, चाहे 2%, चाहे 3% के साथ। तो अपने सोचो कि ये एसेट्स को किस तरह डेवलप कर रहा है। सही है ना? तो जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये कि जब आपके पास सैलरी आए तो जो पहली चीज़ आप करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए खर्च करो। अपनी ज़ात का मतलब ये नहीं है कि अपने कुछ चीज़ें, अपने ऐसी चीज़ के लिए खर्च करो जिससे आपके एसेट्स डेवलप हो। सही है ना? आप सोचो कि क्या वो पॉसिबिलिटी है जिससे आपके, एक जनरल एग्जांपल, एक फॉर एग्जांपल, एक बंदा जॉब करता है, उसके पास सैलरी आती है, लेट्स सपोज उसके पास आती है 50,000 रुपये। उसे लगता है कि भाई उसकी जो सैलरी है उसके अंदर से जो 40,000 है उसका एक्सपेंस है, 10,000 वो बचा सकता है। लेट्स सपोज उसने 10,000 बचाना शुरू कर दिया, उसने एक महीना बचाया, दूसरा महीना बचाया। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ, सेविंग एक इशू नहीं है, जो नॉर्मल वे में हमारे जॉब होल्डर करते ही हैं। मैं कहता हूँ वो करनी चाहिए, वो कर भी रहे हैं। लेकिन अब अगली बात आ गई, लेट्स सपोज वो 10,000 रुपया बचा रहे हैं। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो जो 10,000 बचा रहा है उस 10,000 को कहीं पे इन्वेस्ट करे। अब वो इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकता है? यहाँ पे तो मुश्किल भी समटाइम बंदा सोचता है कि यार एक बंदा जॉब कर रहा है, उसके पास पैसे तो आ गए लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन नहीं नजर आ। पाकिस्तान जैसे कंट्री में बेतहाशा छोटे बिजनेसेस अवेलेबल होते हैं जो लो इन्वेस्टमेंट से चलते हैं। मैंने देखा है कि एक बंदे ने सिंपल बर्गर की शॉप लगा ली, और इन्वेस्टमेंट क्या थी कि वो उस दो जी वो एक बंदे को हायर कर लिया, और वो बंदा क्या था उस बर्गर की शॉप में से सिस्टम चलाने लगा पड़ा। और एक टाइम ऐसा है कि उस अकेले बर्गर की शॉप की डेली बेसिस की जो सेल थी वो मोर देन 1 लाख थी। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की छोटे लेवल पे और उसको ग्रेजुअली चलाते 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 ऊपर चला गया। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट तो कर ली लेकिन काम भी खुद ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो नहीं काम कर सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं रिलायबल बंदे को हायर करूँगा और उसकी जिम्मेदारी लगाऊंगा भाई काम करे। तो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी टीम को इस तरह डेवलप करते हैं कि भाई वो फिजिकली तौर पे नहीं भी अवेलेबल, लेकिन उनकी टीम भी उनको कमा कमा के दी जा रही है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाई आप अपने एसेट्स को डेवलप करो। कुछ नहीं समझ लगती, लो जी 2 3 4 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हुआ है, कोई दुकान ले लो, उसे किराए पे दे दो। ये वैसे तो लेजी मैन इनकम है, लेकिन है तो इनकम ही। मतलब आपको सोचने वाली बात है ना कि आप जब एसेट डेवलप कर लोगे वो इन रिटर्न आपको क्या फ़ायदा देगा, कि आपकी इनकम में इंक्रीज़ ले आएगा। जबकि अगर आप फॉर एग्जांपल एक अपनी सेविंग कर लेते हो, लेट्स सपोज 2 3 4 लाख रुपए की सेविंग कर लेते हो, वो सेविंग तो किसी काम की नहीं है ना। वो सेविंग तो बस वही पैसे हैं, वो इंक्रीज़ तो नहीं कर रहे। मैंने एक बंदे को देखा, वो उबर चलाता था। उसने क्या किया, उसने सेविंग की, उसने एक और मोटरसाइकिल ले ली। अब एक मोटरसाइकिल वो खुद चलाता था, उसने दूसरी मोटरसाइकिल किसी और बंदे को दे दी। उसने कहा लो जी जो प्रॉफिट होगा उसका हाफ तेरा हाफ मेरा। फिर जब उसके पास और पैसे है उसने दूसरी मोटरसाइकिल ले ली, और पैसे है तीसरी मोटरसाइकिल ले ली। तो ये आपको सोचने वाली बात है कि देखो उसने अपने एसेट्स डेवलप कर लिए। अब वो जो एसेट्स डेवलप किए उसकी एसेट्स की बेस पे उसको इनकम आना शुरू होगी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने एसेट्स को आप अपने इर्द गिर्द देखो तो बेतहाशा या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं जिधर आप एसेट्स डेवलप कर सकते हो। जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है ना, उनमें इन्वेस्ट करोगे तो पैसे बड़े मुनासिब से खर्चे में चली जाएगी बात। मतलब कि एक बंदा जिसका इंटरेस्ट है लो जी जो है
उसके पास सेविंग हो रही है और उससे लग रहा है कि यार मैंने 10 15 20 हज़ार 40 हज़ार से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें तो अनऑर्गेनाइज जो गरीब आदमी है जिनके पास कोई पैसे नहीं है उनको एक छोटा सा ठेला लगा के, लेट्स सपोज जूस का ठेला लगा के दे दी, कुछ ही ऐसी जगह पे खड़ा हो जाए जिधर जूस बिकना शुरू हो जाए, तो वो उसकी सैलरी से ज़्यादा उसका जूस वाला कमा लेगा। सही है ना? तो ये चीज़ उसको सोचनी चाहिए कि भाई अपने एसेट्स को डेवलप करे और अपनी लाइबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ करे, जितनी मिनिमाइज़ हो सकती है, जिधर उसके पास ऑपरेशन अवेलेबल है, जिन चीज़ों को वो अपने कम से कम अपने खर्चों को कम से कम कर सकता है वो करे। हमारी रूटीन में क्या है भाई, हमने 1 लाख का मोबाइल ले लिया, हमने बेहतरीन कपड़े ले लिए, बेहतरीन जूते ले लिए, अब बात होने लगी कि भाई हाँ जी कैसी जा रही है लाइफ, तो फिर रोना शुरू कर दिया भाई जॉब ही नहीं मिल रही। और भाई जॉब नहीं मिल रही तो वो जो 1 लाख का मोबाइल है उसे बेचो और उससे एसेट्स डेवलप करो, उससे कोई कोई ऐसा मैकेनिज्म करो जिससे जो आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने एक लाइफस्टाइल ब्रांडिंग करके शोशा करनी है, वो शोशा तो हो जाती है लेकिन उस शोशा का कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कि फिजिकली तौर पे आप वीक होना शुरू। हमारी जो स्टूडेंट्स में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो कहता है कि भाई मैं इंजीनियर बन गया, अब तो मैंने जॉब ही करनी है इंजीनियर की, इसके अलावा मेरे पास और कोई है ही नहीं। नहीं भाई, आप एक चीज़ सोचो कि 5% लोग हैं ग्रेजुएट, इसका मतलब है आप उन 95% से बेहतर हो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई। एजुकेशन वाइज जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं तो वो सिर्फ 5%। अब जब आपके पास डिग्री आ गई, आप एजुकेटेड हो गए, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आनी चाहिए कि किन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अवेल करना है, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करके ट्राई किया जा सकता है। तो ये चीज़ मेरी सजेशन ये है कि हम लोग जब छोटे थे ना तो एक एक बात की जाती है कि भाई 3 बॉक्सेस बना ले, 3 जार स्ट्रेटजी बना ले, एक जार में अपनी सेविंग डालें, एक जार में अपनी वो अपनी स्पेंडिंग डालें और एक जार में आप डालें कि शेयरिंग, यानी कि जिन जो आपने गरीब लोगों वगैरह को देना। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपने अपनी सेविंग डालनी है उन सेविंग से एसेट्स बनाओ। और मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा कि मैंने अपने दादा को देखा कि भाई वो चावलों का कारोबार करते थे, जैसे ही उनके पास पैसे इकट्ठे होते थे वो पैसों से या तो सोना ले आते थे या कोई दुकान खरीद लेते थे और उसे किराए पे देते थे। आज मुझे समझ लगती है कि वो उन्होंने एसेट्स डेवलप किए जो आगे नस्ल तक चलते रहे और उनकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होता है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा आप बेशक नौकरी कर रहे हो, बेशक आप जो है एक सर्टन अमाउंट का छोटा बिजनेस कर रहे हो, अब कोशिश करो अपने एसेट्स को डेवलप करो और उन एसेट्स को यूटिलाइज, उन एसेट्स को अपनी सपोर्ट के लिए यूज़ करो। मैंने बेतहाशा लोग देखे हैं कि थोड़े पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं वो, लेकिन वो साथ साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते जाते हैं ताकि जिधर जिधर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ग्रेजुअली फिर उधर से डेवलप होना शुरू करते हैं। कोशिश करो अपनी लाइबिलिटीज़ को मिनिमाइज करो, कोशिश करो अपने एसेट्स को डेवलप करो, ताकि इन केस कभी भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपके पास सब्सिट्यूट ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम विच कैन फुलफिल योर डिज़ायर्स। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और इंसानियत खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।